Assalamualaikum guys, hope so you're well. So today we are going to discuss about the Enlightenment era. In the previous video we discussed in detail the Restoration period, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से मोनार्की सिस्टम अगेन इंग्लैंड में आया 1660 में, ठीक है, और किंग्स चार्ल्स सेकंड आए. उसके साथ साथ हमने देखा कि थिएटर की रीओपनिंग हुई अगेन, और मीन टू से कि इंटरटेनमेंट के सारे प्लेटफॉर्म जो कि प्यूरिटन एरा में बैन हो गए थे अगेन वो बहाल हुए, राइट. तो इनलाइटमेंट एरा को समझने से पहले अगर आपने रेस्टोरेशन पीरियड की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप पहले वो देखें फिर इनलाइटमेंट एरा को देखें. ओके, सो इन दिस lecture we are going to discuss about introduction, notable works, influences, literary innovations, impact on society and comparative analysis. So let's start with the introduction of enlightenment era. Okay, enlightenment era ये एज ऑफ रीजन एक ऐसी मूवमेंट थी, ठीक है, 80th सेंचुरी में. लोगों का मानना था कि साइंस और लॉजिक के जरिए से ना वो ज्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं, इसके बजाय वो ट्रेडिशंस या रिलीजन को फॉलो करें. तो इस पीरियड में ना ज्यादातर लोगों का फोकस जो था वो रीजन पे था, लॉजिक पे था और इंपेरिकल एविडेंस पे था, ठीक है, जिसमें इंपेरिकल एविडेंस मींस कि ऑब्जर्वेशन पे था, एक्सपीरियंसेस पे था, जो कि एज एसेंशियल सोर्स ऑफ नॉलेज. वी ऑल नो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो नॉलेज में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. तो इनलाइटमेंट एरा में ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपीरियंस थी, लोगों का जो ट्रेंड था वो रीजन की तरफ था, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते साइंटिफिकली और लॉजिकली, ठीक है. सो दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ओके, द इनलाइटमेंट ब्रॉट अबाउट significant changes in philosophy, science, political and literature. Enlightenment era जो है philosophy, science और politics और literature में एक significant change लेके आया, ठीक है. philosophy में people started thinking more about why things happen, believe in using reason, not just tradition or religion. अच्छा, लोगों ने ना चीज़ों को थिंक करना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया किस तरह से यानी कि चीज़ें हो रही हैं. उसके साथ साथ उनका बिलीव जो था वो रीजन पे था, ना कि प्रीवियस एराज की तरह ट्रेडिशन और रिलीजन को फॉलो करते. उन्होंने अपना बिलीफ साइंस की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है. जैसा कि फेमस थिंकर्स जो थे वो थे जॉन लॉक और रॉसी, ठीक है. साइंस क्या है? साइंटिस्ट्स यूज एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, आइडियाज फ्रॉम Isaac Newton and others influenced this period. Scientific method became important. We all know about the famous scientist Isaac Newton. ये enlightenment era में ही थे Isaac Newton, और उन्होंने अपनी experiments और observations के जरिए से साइंस में अपना एक नेम बनाया, ठीक है. Politics, new ideas about how rulers and people should work together, rights and freedoms for individuals discussed, inspired revolutions like in America and France. रूलर जो थे उनके माइंड में न्यू आइडियाज आए, ठीक है, किस तरह से वो वर्क इकट्ठे कर सकते हैं. इसी तरह से फ्रीडम के राइट्स, इनलाइटमेंट एरा में पीपल्स को फुली फ्रीडम हासिल थी. इस तरह से एक अमेरिका और फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया, ठीक है. तो लिटरेचर में क्या था? बुक्स एंड आइडियाज स्प्रेड वाइडली. People gathered in salons and coffee houses to talk to new novels and essays explore human experiences. Mean to say कि इसमें जो novels थे वो human experiences पे थे. एक न्यू ट्रेंड शिफ्ट हुआ इनलाइटमेंट एरा में. लोग मॉडर्न होना स्टार्ट हुए, ट्रेडिशंस को छोड़ के, ठीक है, मॉडर्निटी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा. ओके, रिलीजियस चेंजेस, questioning all beliefs and superstitions, advocacy for tolerance of different beliefs, separation of रिलीजन एंड गवर्नमेंट पावर. जो सुपरस्टिशंस और ओल्ड बिलीव जो थे ना उन पे क्वेश्चनिंग होना स्टार्ट हुई, ठीक है, और डिफरेंट बिलीव्स को लोगों ने निगलेक्ट किया और उन्हों का जो माइंड था वो मॉडर्निटी की तरफ शिफ्ट हुआ और साइंस की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी इनोवेशंस. सो व्हाट वर द लिटरेरी इनोवेशंस ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट एरा? Candide by Voltaire. It's a novel, which means it's a made-up story with interesting characters and adventures. It tells the adventures of a guy named Candide who travels to many places and faces lots of problems. इसमें एक लड़का होता है कैंडी जो कि ट्रैवल करता है डिफरेंट प्लेसेस में और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ठीक है. इट्स स्पेशल बिकॉज इट यूजेस ह्यूमर टू टॉक अबाउट सीरियस थिंग्स. It makes fun of society and religion to show that we should use our brain and be kind. इसमें ये जो नॉवल है इसका मेन कंसर्न जो था ना, इसमें सोसाइटी का फन बनाया गया और रिलीजन का कि किस तरह से लोग जो प्रीवियस ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशंस थे, ठीक है, लोगों के माइंड. और इस नॉवल में उन चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए बताया गया है कि इम्फेसिस किया गया है कि इंसान को अपना ब्रेन यूज करना चाहिए और चीज़ों को साइंटिफिकली डील करना चाहिए, ठीक है. ओके, सेकंड नंबर पे एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बाय जॉन लॉक. अ फिलोसफी book exploring how humans learn and understand things, rejects the idea that our minds have built-in knowledge from birth, says our minds are likely empty slates waiting to be filled with experiences.
یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس نے کی ہے کہ فلسفی کی بک تھی جس میں ہیومنز بتایا گیا کہ کیسے جو انسان ہیں وہ لرن کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اور ان آئیڈیاز کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہمارے مائنڈ جو ہیں وہ ایمپٹی سلیٹس ہوتی ہیں جس میں ہم ایکسپیرینسز کے ذریعے سے ان کو فل اپ کرتے ہیں. ہم اپنی آبزرویشنز ڈیلی آبزرویشن کے ساتھ اور ایکسپیرینسز کے ساتھ اور ایکسپیریمنٹس کے ساتھ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. رائٹ. Empirical approach believes knowledge comes from what we see, hear and experiences. Empirical means کہ جو چیزیں ہم observe کرتے ہیں یا experience کرتے ہیں وہ empirical کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو روزمرہ کی زندگی میں ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں جس سے ہمارا نالج انہینس ہوتا ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ جو ایویڈنس اور آبزرویشنز ہیں نا وہ ہماری لرننگ کے لیے بہت ہی کروشیل پارٹ ہیں. رائٹ. سو نیکسٹ ہمارے پاس دا سوشل کنٹراسٹ بائی جین جیکس روسو. پولیٹیکل treatise which is like a book that talks about how governments and people should relate to each other. یہ کائنڈ کی بک تھی جس میں گورنمنٹ اور جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیگوشیٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھی. discusses the idea of social contract between people and their government, argues that citizens agree to follow rules in exchange for protection and benefits from the government. جس میں بتایا گیا کہ ہر سٹیزن کو اپنا ایک رائٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ وہ بینیفٹ پہنچائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹ لیں گے بھی اور ان کو گورنمنٹ کو بینیفٹ پہنچائیں گے بھی. ٹھیک ہے. انٹروڈیوس دا کنسیپٹ آف دا جنرل ول ریپرزینٹنگ وٹ از بیسٹ فار دا ہول کمیونٹی. اس میں ایک جنرل ول کا کنسیپٹ ہے جس میں پوری کمیونٹی کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے. ایک انڈیویجول کا نہیں، پوری کمیونٹی کا فائدہ ہو. اس طرح سے ان کا کنسیپٹ ایک ڈیولپ ہوا لوگوں میں. آرگیوز دیٹ ڈیسیژنز میڈ بیسڈ آن جنرل ول آر فیئر اینڈ بیٹر فار ایوری ون. اور جو ڈیسیژنز تھے نا وہ جنرلی ہول کمیونٹی کے لیے یعنی کہ لاگو ہوتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ایک پرسن کے مفاد میں جاتا تھا یا ایک پرسن کے بینیفٹ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اوور آل کمیونٹی کے فائدے کے لیے ڈیسیژنز لیے جاتے تھے. اوکے. انفلوئنس. تو سائنٹیفک ریولیوشن اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ انلائٹمنٹ ایرا پہ کس طرح سے پڑا. ٹھیک ہے. دا سائنٹیفک ریولیوشن وچ اکرڈ ان دا پریسیڈنگ سینچریز مارکڈ ا شفٹ ان ہاؤ پیپل انڈرسٹینڈ دا نیچرل ورلڈ. اس طرح سے سائنٹیفک ریولیوشن آیا تو اس طرح سے لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ اور ان کی آبزرویشنز جو تھی نا وہ چینج ہوئی. ٹھیک ہے. پیونیرنگ فگرز لائک کوپرنیکس جس میں ایک گلیلیو تھے وہ کافی ان کا ایک امپیکٹفل رول رہا اور انہوں نے نیو ٹریڈیشنز اور نئے نئے ویز آف تھنکنگ کو انٹروڈیوس کروایا. تو اس طرح سے ایک نیو سائنٹیفک ریولیوشن آیا انلائٹمنٹ ایرا میں. Enlightenment thinkers were greatly inspired by the success of scientific revolutions. Enlightenment جو thinkers جو تھے وہ scientific revolution سے بہت انسپائر ہوئے. ٹھیک ہے. اور the application of reason, observation and the scientific method to understand the physical world became a model for intellectual inquiry. اور intellectuality means to say کہ creativity کو enhance کرنے کے لیے انہوں نے reason, observation اور scientific method کو understand کیا کس طرح سے physical world میں یہ چیزیں occur ہوتی ہیں اور اپنے knowledge کو انہوں نے انکریز کیا. رائٹ. سو آئیزیک نیوٹنز کنٹریبیوشن. آئیزیک نیوٹن کی آل ناؤ کہ میجر کنٹریبیوشن ہے سائنٹیفک ایرا میں. انہوں نے گریوٹی کے 3 لاز کو بتایا. ٹھیک ہے. اور آئیزیک نیوٹنز لاز آف موشن اینڈ یونیورسل لا آف گریویٹیشن ور گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوریز. نیوٹنز ورک provided a comprehensive and mathematically really rigorous framework for explaining the workings of the universe. تو اس میں یونیورسل لاز کو اور لاز آف موشنز کو آئیزیک نیوٹن نے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. جو کہ ایک میجر کنٹریبیوشن تھی سائنٹیفک ایرا میں. اسی طرح سے کلاسیکل تھنکرز اینڈ دیئر انفلوئنس آن انلائٹمنٹ فلاسفرز. Enlightenment thinkers found inspiration in the ideas of ancient Greek and Roman philosophers, recognizing the enduring value of their insights. The works of thinkers like Aristotle, Cicero and others were revisited and adapted to fit the intellectual climate of the 18th century. ٹھیک ہے. اس میں جو تھنکرز تھے نا ارسطوٹل ہو گیا یا سکیرو ہو گیا یا ادر جو تھے ان کے آئیڈیاز کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا گیا تاکہ وہ انٹلیکچوئل کلائمیٹ میں کس طرح سے فٹ ہو سکے. اور 18th سینچری میں کچھ یعنی کہ کلاسیکل تھنکرز کا انفلوئنس بھی انلائٹمنٹ ایرا میں ہمیں دیکھنے کو ملا. Aristotle's emphasis on reason and logic resonated with Enlightenment thinkers. His categorization of knowledge and exploration of ethics provided a framework for Enlightenment discussions on reason, morality and pursuit of knowledge. Aristotle کا جو emphasis تھا نا وہ reason پہ تھا یا logic پہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے جو categorization کی knowledge کی وہ ایک فریم ورک انلائٹمنٹ کو پرووائڈ کیا جس میں جو مین ڈسکشن جو تھی وہ ریزن تھی, morality تھی اور نالج کو پرسویٹ کرنا تھا. رائٹ. تو انلائٹمنٹ فلاسفرز نے نا ایک کنسیپٹ دیا نیچرل لا کا. نیچرل لا میں نا ہیومن رائٹس پہ, ایتھکس پہ اور سوشل کانٹریکٹ کے جو آئیڈیاز تھے نا ان پہ ڈسکشنز وغیرہ کی گئی.
Okay, what was the impact on society of the Enlightenment era? Scientific advancements. Obviously बात है कि Enlightenment era जो scientific era था तो इसमें scientific revolution ही आएगी, right? Enlightenment principles influence scientific advancements and the application of reason to various fields. Scientific discoveries and technological progress became central to societal development. अच्छा, इनलाइटमेंट प्रिंसिपल जो थे ना उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट आई, इसी तरह से साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई जो कि सोसाइटी की डेवलपमेंट एक सेंट्रल रोल प्ले किया जिसने, ठीक है, इस तरह से लीगल एंड जुडिशियल चेंजेस आई. इनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस लीगल रिफॉर्म्स प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ फेयर एंड जस्ट लीगल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स गेन प्रोमिनेंस. इसमें जो है इक्वालिटी के कंसेप्ट आए, ठीक है, और इस तरह से हर इंडिविजुअल को एक प्रोटेक्शन राइट हासिल था जो कि इनलाइटमेंट एरा में प्रोमिनेंट नजर आए हमें. सेकुलराइजेशन. अच्छा, सेकुलराइजेशन का ये था कि इस लोगों का ट्रेंड साइंस की तरफ शिफ्ट हुआ ना, तो लोग रिलीजन से दूर हो गए जिसकी बेस पे सेकुलराइजेशन का कंसेप्ट आया. इनलाइटमेंट फोस्टर्ड अ सेकुलर आउटलुक इनकरेजिंग द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. लोगों ने मीन से चर्च से दूरी इख्तियार की, चर्च और रिलीजन से दूर हो गए. रिलीजियस टॉलरेंस एंड द प्रमोशन ऑफ रीजन ओवर डोगमा कंट्रीब्यूटेड टू द सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, जिसकी वजह से ये हुआ कि सेकुलराइजेशन का कंसेप्ट बिल्डअप हुआ. राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म. इनलाइटमेंट थिंकर्स चैंपियंड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. इसमें ह्यूमंस के राइट्स और फ्रीडम्स को डिस्कस किया गया, ठीक है. एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड सोसाइटल वैल्यूज. मीन्स टू से कि जिस तरह से प्यूरिटन एरा में इंडिविजुअल को कोई फ्रीडम या राइट्स हासिल नहीं था, उस पर टोटली बैन था. जिस तरह से प्यूरिटन्स कहते थे उसी तरह से लोगों को रिलीजन को फॉलो करना पड़ता था. जबकि इनलाइटमेंट एरा में ये ट्रेंड चेंज हो गया और हर इंडिविजुअल को एक टोटली फ्रीडम हासिल होगा कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वे ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस. कंट्रास्ट विद रोमांटिसिज्म. इसमें रोमांटिसिज्म के साथ कंट्रास्ट क्या था? इनलाइटमेंट एरा में क्या था? लोगों का यानी कि फेजिस था वो रीजन पे था, लॉजिक पे था और एम्पिरिकल एविडेंस पे था, ठीक है. वैल्यूड साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग वर प्योरिटाइज्ड, ठीक है. एटीट्यूड टुवर्ड्स इमोशन. जो लोगों का एटीट्यूड इमोशन की तरफ था ना वो काफी लो था और उनका लोगों का मेन जो फोकस था ना वो इंटेलेक्चुअलिटी पे था और एनालिटिकल अप्रोचेस पे था, ठीक है. तो इसमें नेचर पे लोगों का क्या व्यूज थे? saw nature as a rational system that could be understood through scientific observation. लोग नेचर को भी एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखते थे. often approaches nature with a scientific and empirical mindset. literary styles preferred clear concise language. लिटरेरी स्टाइल जो था वो क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज में था. लिटरेचर एम टू कम्युनिकेट आइडियाज लॉजिकली और परसुएसिवली, और इसमें जो लिटरेचर था वो भी लॉजिकली ही हम डील कर रहे थे. ओके, रोमांटिसिज्म में एज वी ऑल नो के एम्फेसिस जो इमोशन पे था, इंट्यूशन पे था और इमेजिनेशन पे था, ठीक है. नेचर को लोग सेलिब्रेट करते थे और मिस्टिकली करते थे. लोग एस्थेटिक सेंस में लिटरेचर को देखते थे, ठीक है. और उनका जो एटीट्यूड इमोशन के लिहाज से वो काफी एलिवेटेड था. लोगों को यानी कि इमोशनली एक्सपीरियंस करते थे, ठीक है. और इसमें फीलिंग्स के सोर्सेज वगैरह भी थे. इम्ब्रेस पैशन एंड इंटेंस फीलिंग्स एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. और नॉलेज का जो वैलिड सोर्स था वो फीलिंग्स और पैशन के थ्रू वो लोगों को एनालाइज करते थे, ठीक है. व्यूज ऑन नेचर. viewed nature as a source of inspiration, mystic and often sought emotional and spiritual connection. इसमें लोगों का spiritual connection था, ठीक है. नेचर को as a mystery consider करते थे. इस तरह से लिटरेरी स्टाइल जो था वो एक्सप्रेसिव था, इमोशनल था और लोगों में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सब्जेक्टिविटी के एक्सपीरियंसेस वगैरह प्रोमिनेंट थे, ठीक है. तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें ना रेस्टोरेशन पीरियड और इनलाइटमेंट एरा में कंपैरेटिव एनालिसिस, तो रेस्टोरेशन पीरियड में ना क्या था, एज वी ऑल नो के रेस्टोरेशन पीरियड में मोनार्की का सिस्टम आया इंग्लैंड में, ठीक है. जबकि जो इनलाइटमेंट एरा था उसमें मोनार्की सिस्टम को टोटली चैलेंज किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आइन का निजाम है, डेमोक्रेसी आई और द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल के राइट्स पे ज्यादा फोकस किया गया. फिलोसफिकल फाउंडेशन. अच्छा, रेस्टोरेशन पीरियड में फिलोसफी पे इतना फोकस नहीं था, ठीक है. लिटरेचर ड्रामास को सोसाइटी की जो नॉर्म्स थी ना, जो वैल्यूज थी, उसी पे लिटरेचर बनता था, प्रोड्यूस हो रहा था. जबकि इनलाइटमेंट एरा में फिलोसफी पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया. जो थिंकर्स थे ना, जॉन लॉक या रोसी, वो काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है. और उन्होंने जो ओल्ड ट्रेडिशंस थी, बिलीव्स थे, उनको चैलेंज किया और नए एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को अप्लाई किया रीजंस में. तो ये था हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हमने पहले देखा कि रोमांटिसिज्म के साथ क्या कॉन्ट्रास्ट था, ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस था और फिर फिलोसफिकली वे में देखा हमने. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनलाइटमेंट एरा.
So if you guys like this video, please subscribe to the channel and press the bell icon for getting further updates. If you have any query about this lecture, you can ask me in the comment section. So मिलते हैं next video में एक new literary period के साथ. तब तक